हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। स्टैटिक्स टॉपिक्स में अपन ने सबसे पहले अर्थमेटिक मीन को डिस्कस किया। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं एनडी एग्ज़ाम में वो डिस्कस किए। मीन के अंदर जो सेकंड है अर्थमेटिक मीन के बाद, क्योंकि जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रल टेंडेंसी जो वैल्यूज़ है उनमें अपन अर्थमेटिक मीन करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन करेंगे, हार्मोनिक मीन करेंगे। इसके अलावा मोड एंड मीडियन, ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। मीन के अंदर आपका अर्थमेटिक मीन था, एक ज्योमेट्रिक मीन, एक हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते इनसे रिलेटेड, बट आपको इनके फॉर्मूलाज अच्छे से आना चाहिए। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिक मीन की बात करता हूँ। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब है कि सपोज ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लीजिएगा। ए और बी दो पॉजिटिव नंबर हैं, इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो ज्योमेट्रिक मीन जी एम इक्वल टू ए बी की पावर 1/2। अगर दो ही टर्म है तो ए बी दोनों को मल्टीप्लाई करके 1/2 लगा देंगे। और अगर मान लीजिए 3 टर्म्स हैं, मान लीजिए सपोज x1 x2 x3 3 टर्म है, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू x1 इंटू x2 इंटू x3 की होल पावर 3। और इसी तरह अगर n टर्म गिवन है, अगर n टर्म आपको गिवन है x1 x2 x3 डॉट 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 xn टर्म गिवन है, तो इस केस में जो ज्योमेट्रिक मीन आएगा gm, दैट इज x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट xn होल बाई n। इसको क्या करना है? 1/n से डिवाइड करना होगा। कई बार क्या है कि इसको ऐसा भी लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन को अपन g से रिप्रेजेंट करते हैं और n टर्म का ज्योमेट्रिक मीन x1 x2 x3 डॉट xn होल पावर n लिख दिया। और अगर अपन लॉग लेंगे दोनों तरफ तो ये बन जाएगा log ऑफ g इक्वल टू 1/n, और यहाँ पे log x1 प्लस log x2 प्लस log x3 log xn भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला है और यहाँ पे लॉग की फॉर्म में आंसर लिखा हुआ है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ज्योमेट्रिक मीन आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं, देखिएगा। मिटा देता हूँ यहाँ पे। यस, एक फॉर्मूला और है। इफ देयर आर 2 सीरीज, यहाँ 2 सीरीज हैं। फर्स्ट जो सीरीज है, मान लीजिए फर्स्ट सीरीज है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट n1 है। सेकंड जो सीरीज है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट n2 है। और जो फर्स्ट सीरीज है इसका जो ज्योमेट्रिक मीन g1 है, और जो सेकंड सीरीज है इसका ज्योमेट्रिक मीन g2 है। तो कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा? दोनों का कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन आएगा log ऑफ g इक्वल टू n1 log g1 प्लस n2 log g2 अपॉन n1 प्लस n2। आप लोगों ने अर्थमेटिक मीन में भी किया था, कंबाइंड मीन निकाला था। कंबाइंड मीन x बार इक्वल टू n1 x1 बार
प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, सेम एज इट इज़ ज्योमेट्रिक मीन में भी कंबाइंड मीन अपन यहाँ निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है आपका हार्मोनिक मीन। कौन सा बेटा? हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, आप इसमें एक डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख सकते हैं, और वैसे अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सीक्वेंस एंड सीरीज वाले टॉपिक में। हार्मोनिक मीन, अब मान लीजिए यहाँ पे दो टर्म गिवन, एक टर्म ए है दूसरा टर्म बी है, तो इनका हार्मोनिक मीन आपको याद रखना है ट्वाइस ऑफ ए बी अपॉन ए प्लस का बी। अगर दो टर्म है ए और बी तो हार्मोनिक मीन हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बी अपॉन ए प्लस का बी। इसके अलावा एन टर्म के लिए यहाँ पे नहीं पूछा जाता, आप इस फॉर्मूले को इतना ही याद रखें। क्लियर हो गया। तो ये था बेटा आपका अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अब अपन आते हैं मीडियन। जो सेंट्रल टेंडेंसी की सेंट्रल टेंडेंसी में 5 आपको बताए थे, उनमें अर्थमेटिक मीन था, ज्योमेट्रिक मीन था, हार्मोनिक मीन था, मीडियन था, मोड था। अब इसमें जो फोर्थ है वो है मीडियन। देखिएगा, सबसे पहले मीडियन होता क्या है वो समझ लेते हैं। मीडियन का मतलब ये है एक पोजिशनल एवरेज। कौन सा एवरेज? पोजिशनल एवरेज। मतलब एक पोजीशन के अकॉर्डिंग जो एवरेज आता है इसको हम बोलते हैं पोजिशनल एवरेज निकालते हैं। तो पोजिशनल एवरेज कैसे निकालते हैं देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपको ओनली अनग्रुप डेटा गिवन है, ओनली अनग्रुप डेटा मतलब इस तरह से आपको कोई डेटा गिवन है, जैसे मान लो 3 है, 2 है, 6 है, 8 है, 10 है, 20 है, 9 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये आपको डेटा गिवन है, इनका आपको मीडियन निकालना है। तो क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। या तो इनको अरेंज करो एक असेंडिंग ऑर्डर में या एक डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो बढ़ते हुए क्रम में लगाना है या फिर घटते हुए क्रम में इनको सेट करना है। सबसे पहला काम यही करना है, अरेंज आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे जो अनग्रुप डेटा गिवन है इनको आप अरेंज करेंगे एक ऑर्डर में। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर की बात करूँ तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे 2 के बाद में क्या आएगा? 2 के बाद में 3 के बाद में क्या आएगा? 6 के बाद में क्या आएगा यहाँ पे? 8 के बाद क्या आएगा? 9 के बाद में 10 के बाद 20। सबको मैंने अरेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ओके, अब मीडियन क्या है? मैंने कहा पोजिशनल मीन होता है एक तरह से, तो पोजिशनल एवरेज होता है। वो पोजिशनल एवरेज कैसे निकालते हैं? आप दोनों तरफ से एक टर्म कैंसिल कर दीजिएगा, दोनों तरफ एक टर्म कैंसिल कर दीजिएगा, और जो बीच में आपका वैल्यू बचेगा, जो सेंट्रल वैल्यू होगा, दैट इज कॉल्ड मीडियन m इक्वल टू 8। क्या आ गया? m इक्वल टू 8। क्लियर हो गया। और अब स्टूडेंट्स बोलेंगे सर चलो यहाँ पे तो नंबर ऑफ डेटा ओड थे, तो दोनों तरफ कैंसिल किया और बीच में जो बच गया वही आंसर आ गया। बट कई बार ऐसा आ जाए कि जो नंबर ऑफ डेटा है वो इवन हो जाए। अब इवन का केस एक देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए इस तरह डेटा गिवन है 3 8 2 0 1 6 5 1 8, या फिर यहाँ पे 9 कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे आ गया मान लो 16। इस तरह से डेटा गिवन है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डेटा है वो कितने हैं? 10। तो इनको क्या करेंगे? पहले ऑर्डर में सेट करेंगे, जो भी ऑर्डर चाहे, या तो ज़्यादा से कम की तरफ या कम से ज़्यादा की तरफ। ओके, तो मैं अब ऑर्डर सेट करूँगा। ऑर्डर में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा? 0 के बाद 1 के बाद 0 1 के बाद 2 के बाद क्या हो गया बेटा? 3 के बाद क्या होगा? 3 के बाद आ गया 5 के बाद 6 के बाद 8 है, वो 2 टाइम है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो 2 टाइम है, तो 2 टाइम लिखना है बेटा, जितने टाइम है उतनी ही बार लिखना है। इसके बाद में 9, तो 9 आ गया, एंड 9 के बाद 16, तो 16 आ गया। ये आपका ऑर्डर सेट हो गया। अब मीडियन निकालना है तो वही
पैटर्न दोनों तरफ से एक एक कम कीजिएगा। इधर से 0 कैंसिल, इधर से 16 कैंसिल कर दिया, 1 कैंसिल किया, 9 कैंसिल कर दिया, 2 कैंसिल किया, 8 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल किया, 8 कैंसिल हो गया। क्या बच गया यहाँ पे? 2 एलिमेंट बच गए, 5 और 6। तो 5 और 6 आ गया, तो यहाँ से मेडियन क्या हो जाएगा? मेडियन हो जाएगा 5 + 6/2। 5 + 6/2 मतलब 11/2। 11/2 मतलब 5.5। तो मेडियन कितना आ गया आपका? 5.5। तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे। कैसे? कि अगर n आपका ऑड है, अगर आपका n ऑड है तो मेडियन कैसे निकालेंगे? मेडियन इक्वल टू n + 1/2 टर्म आएगा। तो नीचे वाले एग्जाम्पल में देखा 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 + 1 8, 8/2 4th, तो 1 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपका आंसर हो गया n + 1/2 टर्म। और n इवन है, n इवन है, n इवन है, दिख रहा है बेटा? n इवन है तो इवन के केस में क्या होगा? इवन के केस में 2 टर्म आएगी मिडल में, तो आप बोलेंगे n/2 टर्म निकालो और n/2 + 1 टर्म निकालो और इन दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। तो आप बोलेंगे ऊपर वाले में टोटल नंबर ऑफ टर्म थे 10, तो 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5th, तो 5th टर्म फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th और 6th, इन दोनों टर्म को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया। क्लियर हो गया? तो n ग्रुप डेटा गिवन है तो मेडियन आपको इसी पैटर्न से फाइंड करनी होगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट है आपका मेडियन में जब ग्रुप डेटा गिवन हो, जब डेटा ग्रुप में गिवन हो तो कैसे करेंगे? ग्रुप डेटा गिवन है तो आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाऊं। एग्जांपल देखिएगा, ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा में आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे जो भी डेटा गिवन होगा एक इंटरवल गिवन होगा। क्या गिवन होगा? इंटरवल। और यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी इनकी, और यहाँ पे इंटरवल और फ्रीक्वेंसी से आप यहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे CF। CF क्या होता है? आपको बताया था CF का मतलब है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी यहाँ पे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन से ऑब्जर्वेशन में फाइंड करते हैं, तो आप बोलेंगे मेडियन के केस में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। ओके, यस। एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा। एग्जांपल है, कोई डेटा ले लेते हैं अपन मेडियन के लिए, 15 to 20, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 और 35 to 40, 40 to 45। ये आपको गिवन है 35 to 40 तक गिवन है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी गिवन है 6, 7, 9, 8, 10, 6, 7, 9, 9, 8 और 10। ये आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है और यहाँ पे आपको मेडियन निकालना होगा। क्या निकालना होगा? मेडियन निकालना होगा। तो क्या करेंगे बेटा मेडियन के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, मतलब 6 गिवन है तो 6 एज इट इज, फिर 6 + 7 13, 13 + 9 22, 22 + 8 30 और 30 + 10 40। क्या आ गया यहाँ पे लास्ट में? 40। ये जो 40 है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, जो 40 है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, वो किसको शो करती है? इस फ्रीक्वेंसी के समीशन को शो करती है। किसको शो करती है? फ्रीक्वेंसी के समीशन को शो करती है, इस फ्रीक्वेंसी के टोटल को शो करती है। ओके, इसको मैं डिनोट करूंगा n से। किससे बेटा? n से। क्लियर? अगला स्टेप जो रहेगा मेरा n/2, इस 40 का हाफ करेंगे, 40 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 20। अब ये जो 20 आया है तो आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिए कि कहाँ 20 है, या 20 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू, या तो 20 या 20 से ग्रेटर वैल्यू। तो आप बोलेंगे ये चलते हैं यहाँ से 6, 13, 22। तो ये वाला इंटरवल है, यहाँ से मेडियन आएगा, क्योंकि जो मेडियन है वो 20 या 20 से जस्ट
आगे वाला वैल्यू तो 20 के जस्ट बाद में तो है नहीं, तो 22 मिला। मतलब ये है कि जो मीडियन है वो 25 और 30 के बीच में है। क्या है? 25-30 के बीच में है, बट कितना है ये हमें पता नहीं है, तो आप फॉर्मूले से निकालते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है? बहुत इजी सा फार्मूला है, आप 10th क्लास में ऑलरेडी करके आए हो। हम m इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। क्या है मेडियन का फॉर्मूला? एल का मतलब है जिस आपने ग्रुप को सिलेक्ट किया उसका लोअर लिमिट, इसका जो लोअर लिमिट है वो कितना है? 25। कितना है? 25 प्लस n/2 दैट इज 20। और सी क्या है? जिस ग्रुप को आपने सेलेक्ट किया उसके जो ऊपर वाला जो वैल्यू है इसको क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं। तो जिसको सेलेक्ट किया उसके ऊपर क्या लिखा हुआ? 13 अपॉन एफ। एफ का मतलब है इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है कितना है? 9 इंटू एच। एच का मतलब है डिफरेंस। इंटरवल का डिफरेंस कितने का है? आप बोलेंगे डिफरेंस है 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। सिंप्लीफाई करेंगे 25 प्लस, देखिएगा 20 माइनस 13 कितना हो गया? 7। तो 7 अपॉन 9 इंटू 5, मतलब 25 प्लस 35 अपॉन 9। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 28.88। 28.88 आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर हो गया बेटा? तो ये था मीडियन निकालना ग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा के अंदर। क्लियर हो गया? ओके। नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज मॉड। यस, मॉड क्या होता है? देखो, मॉड का मतलब है कि कोई भी डेटा आपको गिवन है उसमें जो मैक्सिमम टाइम जो रिपीट हुआ वैल्यू वही इसका मोड होता है। जैसे सपोज आपको कुछ ऑब्जर्वेशन गिवन है कि यहाँ एक्स आई इक्वल टू कुछ ऑब्जर्वेशन है 3 2 8 6 5 2 1 9 3 2 7 2। तो यहाँ देखेंगे कि कुछ डेटाज गिवन है, उनमें से कौन सा नंबर है जो मैक्सिमम टाइम आया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम टाइम डेटा जो आया है वो है 2 1 टाइम या 2 टाइम या 3 टाइम या 4 टाइम। इसके अलावा कौन सा नंबर है जो इतनी बार रिपीट हुआ है? तो आप बोलेंगे सर 2 से ज़्यादा टाइम कोई भी रिपीट नहीं हुआ। इसका मतलब जो यहाँ पे मॉड है, मॉड इज इक्वल टू 2। मतलब जो मैक्सिमम रिपीटेशन का जो वैल्यू है, जो वैल्यू मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है दैट इज कॉल्ड मॉड। क्लियर हो गया? तो जो वैल्यू बार बार रिपीट होती है इसी को हम क्या बोलेंगे? मॉड। जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होगी इसको क्या बोलेंगे? मॉड बोलेंगे। क्लियर हो गया? यस। इसके बाद में एक फॉर्मूला, ये तो हो गया अनग्रुप डेटा के लिए। जब ग्रुप डेटा गिवन है उस केस में आप मॉड कैसे निकालते हैं देखिएगा, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बेटा कि कई बार क्या होता है डेटा बहुत इजी होते हैं, सिर्फ फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करने से ही आपका आंसर आ जाता है। हालांकि इस क्वेश्चन में 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगता है, 1 से 1.5 मिनट लग जाती है, बट कई बार डेटा इजी होते हैं तो आप इसको बहुत जल्दी डायरेक्ट फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं। और ये फार्मूले टफ नहीं है बिकॉज आप पिछले सालों में 10th क्लास में 9th क्लास में ये सब चीज़ें कर चुके हैं, इसलिए मैं सारी चीज़ें करा रहा हूँ। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कैलकुलेशन बहुत टफ हो रही है तो आपको नहीं करना, बट अगर डेटा ईजी है और कम है उस केस में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो देखिएगा ग्रुप डेटा के अंदर एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल वही जो इंटरवल आपको गिवन था, अभी इंटरवल गिवन है एक्स आई, या इंटरवल लिख दीजिएगा 15 से शुरू किया था, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 एंड 35 to 40। और यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी है आपकी 6 7 9 8 10, वही 6 7 9 8 और 10। क्लियर हो गया? यस। एफ निकाल दिया, एक्स आई आपको दिया हुआ था, एफ आपने निकाल लिया। इसके बाद में हम निकालते हैं वही कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आएगा? सी एफ, और ये आपका आएगा 6 और 7 13, 13 और 9 22, 22 और 8 30, 30 और 10 40।
क्या आ गया बेटा 40। क्लियर है? यस। सॉरी ये तो वही एग्जांपल हो गया, मीडियन वाला हो गया। मोड के लिए दूसरा एग्जांपल है, दूसरा डेटा लेते हैं। यस, एग्जाम्पल देखिएगा मोड के अंदर एक्स गिवन है, इंटरवल गिवन है, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है इस क्वेश्चन में कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका है। यहाँ पे जो गिवन है डेटा उनमें क्या देखना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखना है। सी एफ जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो ओनली एंड ओनली अपन मीडियन में फाइंड करते हैं, और यहाँ मोड में अपन क्या देखेंगे, जो मैक्सिमम रिपीटेशन वाला इंटरवल कौन सा है। तो आप लिखिए 30 जो है मैक्सिमम है, इट मीन्स ये है आपका मैक्सिमम रिपीट होने वाला इंटरवल। ओके, यहाँ पे मीडियन जो निकालेंगे, इस मीडियन का फॉर्मूला है, सॉरी मोड का फॉर्मूला है एल प्लस, या फॉर्मूला देखिएगा एल का मतलब जो आपको यहाँ लिखाया था लोअर लिमिट, क्या लिखाया था, लोअर लिमिट जो 15 है, ये आपका एल प्लस एफ एम माइनस F1 अपॉन 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। सबसे पहले आप समझ लीजिएगा FM क्या है, FN क्या है और F2 क्या क्या है, ये सारे डेटा समझ लीजिएगा। M का मतलब है जिसने आपको सबसे रिपीटेशन वैल्यू दिया है, इसको हम बोलेंगे FM। F1 क्या है वो देख लीजिए, F1 जो FM से जो ऊपर वाला वैल्यू है इसको अपन बोलेंगे F1, और F2 क्या है, F2 हो जाएगा आपका 16। ये आपको याद रखिएगा, पहले F1 आएगा फिर F2 आएगा, और FM जो है दोनों के मिडल में आएगा, और H जो है दैट इज इंटरवल, और इंटरवल हो गया दोनों के बीच का 5। क्लियर हो गया बेटा? तो आपका F1 हो गया, FM हो गया, F2 हो गया, एंड इंटरवल गिवन है। अब देखिएगा वैल्यू रखिएगा फटाफट से। L आपका लोअर लिमिट, FM दैट इज 30 माइनस F1 25, 2FM मतलब 60 माइनस 25 माइनस 16 इंटू इंटरवल 5। सिंप्लीफाई कर दीजिएगा और आंसर निकाल लीजिए। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि टेबल डायरेक्टली बनी होती है, सिर्फ इतना रखना है कि FM, F1, F2 रखा, लोअर लिमिट रखा, H रखा और वैल्यू रखी। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, और ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा कैलकुलेशन रहता है, और यहाँ डेटा जो गिवन है वो इजी है, इसलिए कैलकुलेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, यस। अब इसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स लिख लेते हैं अपन, देख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट नोट है और एनडी के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो सीधे क्वेश्चन बनते हैं, और वो जो लाइंस लिखा रहा हूँ उनको आप बहुत अच्छे से करना है। फर्स्ट नोट है मेरा, रिलेशन बिटवीन मीन मॉड मीडियन, और ये रिलेशन होता है मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। पहला रिलेशन है मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये मीन, मॉड और मीडियन के बीच का रिलेशन है। क्या रिलेशन है? मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस का 2 मीन। ये हो गया आपका फर्स्ट नोट। कई बार मीन गिवन होता है, मीडियन गिवन होता है, मॉड पूछ लेता है, या फिर इनको इंटरचेंज कर देते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले में बहुत बार कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। कई बार मीन पूछ लेता है और मॉड को इधर भेज देता है, तो डिवाइड में 2 आ जाएगा। तो यहाँ कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप एक पैटर्न से याद रख लीजिए और इसका कन्वर्जन तो आप ईजी वे में कर सकते हैं। तो याद रखेंगे मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस का 2 मीन। ओके, सेकंड देखिएगा, सेकंड नोट, मीडियन ऑलवेज लाई बिटवीन मीन एंड मॉड, या मॉड एंड मीन। कहने का मतलब ये है कि जो मीडियन है इसका जो वैल्यू आता है वो हमेशा मीन और मॉड के बीच आता है, या मॉड एंड मीन के बीच आता है, दोनों के बीच में रहता है हमेशा। मीडियन जो है वो हमेशा क्या करता है, दोनों ही जो आपके सेंट्रल टेंडेंसी है मीन एंड मॉड है उन दोनों के बीच में आता है। और थर्ड,
इफ डेटा इज सिमेट्रिक, अगर डेटा सिमेट्रिक है उस केस में मीन, मीडियन और मॉड तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इसका अगर ग्राफ बनाएं तो ग्राफ इस तरह से एक बनता है, एक कर्व शेप में, और इस वाली लाइन के ऊपर सेंट्रल वैल्यू पे सब मतलब मीन, मीडियन और मॉड तीनों के तीनों एक ही जगह पे लाइक करते हैं। कब? जब डेटा क्या हो, सिमेट्रिक हो। ओके, यस, ये हो गया आपका थर्ड नोट। इसके बाद में बनाते हैं फोर्थ नोट के ऊपर। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एक एक ये लाइन जो लिखा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं लाइनों के ऊपर। फोर्थ देखिएगा, फोर्थ क्या नोट है? फोर्थ ये है कि जो मीडियन है, जो आप मीडियन निकाल रहे हैं, ये कौन से टाइप का एवरेज है या कौन से टाइप का सेंट्रल टेंडेंसी है। तो मीडियन के केस में आप लिखेंगे मीडियन इज द पोजिशनल एवरेज ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डील विथ क्वालिटिव डेटाज। मतलब जो मीडियन है, मीडियन इज पोजिशनल एवरेज। मतलब ये किस पे डिपेंड करता है? ये डेटा की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि दोनों तरफ से अपन देखते हैं तो जो बीच में वैल्यू आता है उस पे डिपेंड करता है। तो एक तरह से पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है क्या, मीडियन। एंड डील विथ क्वालिटिव डेटाज, जो क्वालिटिव डेटाज हैं उसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए, उसका मेजरमेंट करने के लिए अपन मीडियन को यूज लेते हैं। क्लियर हो गया? इसके अलावा मोड जो है, मोड का यूज क्या होता है वो भी देख लेते हैं। फिफ्थ मोड, मोड नहीं, ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। मोड तो रिपीटेशन वैल्यू हो गया। ज्योमेट्रिक मीन जनरली यूज टू फाइंड इंटरेस्ट या फाइंड ग्रोथ रेट। ज्योमेट्रिक मीन जनरली कहाँ यूज होता है? एक कोई ग्रोथ रेट निकालना है कि किस स्पीड से कोई डेटा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, या इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए अपन जनरली ज्योमेट्रिक मीन को यूज लेते हैं। एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लेते हैं कि ग्रोथ रेट को अपन मोर, मतलब एक तरह से, मतलब ग्रोथ रेट फाइंड करने के लिए जो मोस्ट सुटेबल सेंट्रल टेंडेंसी है वो क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, ज्योमेट्रिक मीन। क्लियर? और सिक्स्थ है जो मीन है, ये इज मोस्ट सुटेबल या मोस्ट स्टेबल बोल दीजिए, स्टेबल डेटा टू फाइंड एवरेज। मीन जो है वो सबसे मोस्ट, जो अपने मीन, मोड, मीडियन किए हैं, तो एवरेज निकालने के लिए जो मोस्ट सुटेबल है दैट इज मीन। तो मीन के केस में आप क्या बोलेंगे? मीन के केस में बोलेंगे कि द मोस्ट स्टेबल मेजर, द मोस्ट स्टेबल मेजर, द मोस्ट स्टेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज मीन। तो मीन क्या हो गया आपका? मोस्ट स्टेबल मेजर। क्लियर हो गया? इसके बाद भी अपन आते हैं स्क्यूड कर्व। कौन से कर्व है? स्क्यूड कर्व। स्क्यूड कर्व सेवंथ ले लेते हैं, सेवंथ पॉइंट, स्क्यूड कर्व। ये डायरेक्टली मैं आपको लिखा रहा हूँ बेटा, कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसलिए मैं आपको सारी बातें बता देता हूँ जो थ्योरेटिकल बातें हैं। स्क्यूड डेटा जो हैं, जो स्क्यूड कर्व हैं, वो दो तरह के स्क्यूड कर्व हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। क्योंकि अभी मैंने आपको कहा था कि जब डेटा सिमेट्रिक है,
डेटा सिमेट्रिक हैं तो उस केस में तो मीन, मेडियन और मोड सेम बनेंगे। क्या बनेंगे? सेम बनेंगे। और जब स्क्यू डेटा है उस केस में जो ग्राफ है वो अलग अलग बनेंगे। एक पॉजिटिव में बनेगा, एक नेगेटिव में बनेगा। पॉजिटिव में कैसे बनेगा? देखिएगा, पॉजिटिव में इस तरह का डेटा बनेगा और नेगेटिव में क्या बनेगा? इस तरह से आके, नेगेटिव में ज़्यादा रहेगा, इधर इस तरह से बनेगा। आपको थोड़ा सेम लग रहा होगा, थोड़ा ऐसे बना देते हैं। मतलब इस वाले में तो आप ऐसा मान लो कि एकदम से ऐसे बनेगा, इस तरह से पॉजिटिव इंक्रीज होगा, और नेगेटिव वाले में इस तरह से आके इस तरह से बनेगा। पॉजिटिव वाले में जो है वो सबसे पहले यहाँ पे आएगा आपका मॉड। क्या आएगा? मॉड। और इसके बाद में मेडियन हमेशा बीच में रहता है, और लास्ट में क्या आएगा आपका? मीन। और नेगेटिव वाले में सबसे पहले यहाँ पे आएगा आपका मीन, मेडियन आपका हमेशा सेंटर में रहेगा, और उसके बाद में क्या आएगा आपका? मोड। तो यहाँ पे दो तरह के स्क्यूड ग्राफ बनाए, एक पॉजिटिव स्क्यू ग्राफ और एक नेगेटिव स्क्यू ग्राफ। सबसे पहले पॉजिटिव स्क्यू ग्राफ में देखेंगे कि मॉड, इसके बाद मेडियन और मीन, और नेगेटिव स्क्यू ग्राफ में देखेंगे पहले मीन, मेडियन एंड उसके बाद में मॉड। तो ये दो तरह के आपके ग्राफ थे, और जिस केस में तीनों डेटा सिमेट्रिक होते हैं उस केस में आपका इस तरह से बनता है, दोनों तरफ सेम ग्राफ बनता है। और उस केस में आपका यहीं पे आपका मीन होता है, यहीं पे मेडियन होता है, और यहीं पे आपका मोड होता है। ये कब बनता है? जब आपके डेटा क्या हो? सिमेट्रिक टाइप के डेटा हो। आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ आता है, उस केस में आप डायरेक्ट लिखेंगे। क्लियर हो गया? यस। इसके बाद में अपन करते हैं कुछ ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। जो अभी अपन मीन, मोड, मेडियन ये सब कर रहे थे, इस तरह की क्वेश्चंस आते हैं ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में, कि डेटाज को अपन ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे कर सकते हैं और क्या क्या अपने पास सिस्टम है। तो देखिएगा, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of frequency distribution। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका बार ग्राफ। सेकंड आपका आता है इसमें पाई चार्ट। थर्ड आता है आपका हिस्टोग्राम। देखिएगा, बार ग्राफ क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है, और डेटा को इनमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिएगा। कई बार छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है, वो अपन यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा, बार ग्राफ कैसा होता है। देखिए, बार ग्राफ में आपको बताइए, बार ग्राफ जो है वो 3 डायमेंशन, सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूं, ये 3 डायमेंशन डेटाज को रिप्रेजेंट करता है। 3 डायमेंशन डेटाज को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे इस तरह से अब मैं बताऊं 2 डायमेंशन में आपको, वैसे 3D के अंदर होता है और डेटा को रिप्रेजेंटेशन करता है। कैसे? देखो, इस तरह से आपके यहाँ पे 3D में बॉक्सेस बने होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है कि साहब, मान लो अलग अलग मैं फील्ड की बात करूं कि यहाँ पे जो 50% हैं, उन 50% में से मान लीजिए 30% हैं वो डॉक्टर हैं, 5% जो हैं वो टीचर हैं, एंड जो 15% हैं वो मान लीजिए कोई अदर जॉब में हैं, कोई भी अदर जॉब में हैं। तो ये जो 50% को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो इस तरह से रिप्रेजेंट करूँगा कि जैसे मैंने ये वाला जो स्लाइड लिया वो मैंने लिख दिया यहाँ पे डॉक्टर, किसको रिप्रेजेंट कर दिया? डॉक्टर। और ये जो स्लाइड है वो किसको रिप्रेजेंट कर दिया? टीचर। और ये किसको रिप्रेजेंट कर दिया? अदर। अच्छा, मैंने क्या बोला सबसे पहले, इसको अपन डॉक्टर लेते हैं, बिकॉज डॉक्टर मैंने कितने बोले थे कि जो नंबर ऑफ टोटल है उनमें से डॉक्टर कितने हैं? 35। इसके अलावा ये मैंने क्या बोला था आपको? टीचर। और टीचर कितने बोले थे? मान लीजिए मैंने
10 टीचर बोल दिए। इसके अलावा अदर कितने बोले, मैंने बोला अदर आपके 5 है, तो अदर 5 है, तो यहाँ पे अदर ये आपका 5 हो गया। कहने का मतलब ये है कि ये जो बार ग्राफ है इसमें इसकी ये जो विड्थ है इसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसका है, लेंथ का। और लेंथ किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। ओके, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इस बार ग्राफ में जो आपका कॉलम बन रहा है इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और विड्थ जो है इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो ये सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका होता है, बार ग्राफ का। इट इज़ 3 डायमेंशनल चार्ट, इट इज़ 3 dimensional chart and the numerical data is represented by bar. The numerical data is represented by the bars. इनको क्या बोलते हैं, बार्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? ओके। इसके अलावा जो नेक्स्ट आता है आपका दैट इज पाई चार्ट। देखिएगा पाई चार्ट क्या होता है। पाई चार्ट का मतलब है कि जो भी डेटा का रिप्रेजेंटेशंस हैं वो एक अपन सर्किल बना के, एक सर्किल बना के इसके डिफरेंट सेक्टर बनाएंगे। दैट सेक्टर, ये सेक्टर हो गया, इसका ये सेक्टर हो गया। जितने आपको अलग अलग ऑब्जर्वेशन लेने उसी के अकॉर्डिंग सेक्टर बना ली। और सेक्टर जैसे मान लीजिए मेरे को ये बताइए कि यहाँ पे कुछ डेटाज हैं, इनको अलग अलग सेक्टर में रिप्रेजेंट करना है। ये सेक्टर आपका ए हो गया, ये सेक्टर बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। एक बात हमेशा याद रखना कि अगर एंगल की बात करें तो इस सेंटर पे जो चारों टोटल एंगल बनेगा वो किसके इक्वल बनेगा, 360 डिग्री के इक्वल बनेगा। तो यहाँ पे अगर आपको एंगल गिवन है कि जो ए है ये कवर करता है मान लीजिए 70 डिग्री, बी है वो करता है मान लीजिए यहाँ पे 60 डिग्री, सी जो है वो कवर करता है मान लीजिए 50 डिग्री। इसके अलावा डी जो है वो मान लीजिए यहाँ पे कवर करता है, या फिर ए को थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं 120 डिग्री, ये हो गया 180 और 230 और ये 70 ले लेते हैं तो 300 और ये 60 ले लेते हैं। इस तरह से आपको डिग्री गिवन है अलग अलग, इस तरह डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे अगर एक छोटा सा क्वेश्चन ये बन जाता है, इनका समेशन देख लो, 360 आएगा, ये हो गया 180 और 240 और 120 360। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या होता है कि एक सेक्टर का वैल्यू दे देता है या कंप्लीट सेक्टर का वैल्यू दे देता है और फिर आपको डिफरेंट सेक्टर्स की वैल्यू पूछ लेता है। यहाँ पे ये बोल देता है कि जो सेक्टर ए है, सेक्टर ए इसका जो वैल्यू है ये मान लीजिए है 36,000, किसके इक्वल है, 36,000 के इक्वल है, 36,000 के इक्वल है। तो बताइए सी है इसका कितना होगा, सी प्लस ई का कितना होगा, डी प्लस बी का कितना होगा, सबका कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो आपको ये बोल दिया कि जो सेक्टर ए है वो 360,000 को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब आप इसको ये बोलेंगे, इट मीन्स ये हो गया कि 120 डिग्री इक्वल टू 360,000। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, 360,000 डिवाइड बाई 120, इट मीन्स 300। 1 डिग्री का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 300 के इक्वल आएगा। अब मेरे को किसी का भी वैल्यू पूछ ले, मैं इजी वे में फाइंड कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे सी का वैल्यू पूछ लेता है, बताओ सी कितना कवर करेगा, तो आप बोलेंगे 50 × 300 मतलब 15,000 को रिप्रेजेंट करेगा। मान लीजिए मेरे को डी का पूछ लेता है कि डी किसके इक्वल होगा, तो डी में निकाल सकता हूँ कि डी रिप्रेजेंट करता है 70 डिग्री को और 1 डिग्री का वैल्यू है 300, तो 7 × 3 21,000। मान लीजिए मुझे कंप्लीट का पूछ लेता है, कंप्लीट का पूछता है तो मुझे पता है कंप्लीट जो एंगल है वो 360 डिग्री के इक्वल है, तो 360 × 1 डिग्री का वैल्यू कितना है 300, तो 300 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 108, मतलब 1,08,000
8000 को रिप्रेजेंट करेगा। इसके अलावा कई बार मुझे रेशियो भी पूछ लेता है कि बताइए सेम डेटा किस में है, तो मैं कहूँगा बी एंड ई में है। इसके अलावा मान लीजिए सबमिशन पूछ लिया, ए एंड सी का सबमिशन क्या है, तो मैं 120 + 50 170, तो 170 को 1 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके पाई चार्ट से रिलेटेड पूछ सकते हैं और आपको ऐसे ही आपको करना होगा। एग्जाम में या तो पाई चार्ट बना हुआ आ सकता है इसके अलावा, या फिर इस तरह के डेटा आपको गिवन हो सकते हैं। क्लियर हो गया? यस। नेक्स्ट है आपका हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में देखिएगा बेटा, हिस्टोग्राम ग्राफ में क्या होता है, ये बिल्कुल बार ग्राफ की तरह होता है, बट बार ग्राफ 3 डायमेंशन में था और हिस्टोग्राम 2 डायमेंशन में है। इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पे जो रेक्टेंगल बार्स बनते हैं, पहली बात तो इन रेक्टेंगल बार्स के अंदर कोई भी गैप नहीं होता, ये लगातार बनते हैं, इनमें कोई गैप नहीं होता। ओके, इसके अलावा ये जो बेस है ये विड्थ को शो करेंगे और ये जो है ये किसको शो करेंगे, लेंथ। और लेंथ जो है, लेंथ प्रोपोर्शनल होगी आपकी किसके, फ्रीक्वेंसी के। किसके प्रोपोर्शनल होगी, फ्रीक्वेंसी के। लेंथ जितनी होगी मतलब उस ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी उतना ही ज़्यादा होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन जो बार्स हैं इनके बीच में कोई गैप नहीं होता। ये जो होता है इसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। क्लियर हो गया बेटा? इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एनडीए एग्जाम में, वो था देखो इस तरह से, इस तरह के ग्राफ्स गिवन होते हैं। देखो ये एक ग्राफ गिवन था, इसके अलावा एक ग्राफ और एक इस तरह से ग्राफ गिवन है। ये ग्राफ्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। इस तरह के जो ग्राफ्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये होते हैं ऑगिव ग्राफ। कौन से ग्राफ, ऑगिव ग्राफ। ऑगिव ग्राफ 2 तरह के ग्राफ होते हैं, ये है आपका लेस देन ग्राफ, लेस देन ऑगिव, लेस देन ऑगिव, और ये है आपका ग्रेटर देन ऑगिव, ग्रेटर देन ऑगिव। ये आपके एनडीए एग्जाम में पूछे हुए ग्राफ्स हैं। लेस देन ऑगिव है और ये है आपका ग्रेटर देन ऑगिव। लेस देन ऑगिव और ग्रेटर देन ऑगिव किस सेंट्रल टेंडेंसी में आते हैं, ये आते हैं आपके मेडियन के अंदर। मेडियन जो आप निकालते हैं जहाँ पे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है, इनको कॉम्युलेटिव ग्राफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्युलेटिव ग्राफ भी बोलते हैं, कॉम्युलेटिव ग्राफ भी बोलते हैं। जो ये कॉम्युलेटिव ग्राफ बोल दीजिए, इसके अलावा ऑगिव ग्राफ बोल दीजिए, किस में आते हैं, मेडियन के अंदर आते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऑगिव जो ग्राफ्स बनते हैं वो किस में आते हैं, आप बोलेंगे ऑप्शन आगे मीन, मोड, मेडियन, इसके अलावा रेंज, ऐसे ऑप्शन आगे तो आप बोलेंगे मेडियन के अंदर ऑगिव ग्राफ्स आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका सेंट्रल टेंडेंसी की 5 वैल्यूज निकालने का फंडा। क्लियर? अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें अपन मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।